सचल पार्किंग के पास गिरी चट्टान, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित, कोई जनहानि नहीं। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर देहरादून में एक्शन मोड में नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की है। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से पूरे तरीके से फीडबैक भी लिया है। सीएम धामी ने तमाम जिला अधिकारी जो रहे हैं जिलों के, उनसे बातचीत की है। लंबी शिकायतों पर अधिकारियों को फटकार भी मुख्यमंत्री ने लगाई है। परिवहन, कृषि, ऊर्जा सहित 5 विभागों की सराहना भी मुख्यमंत्री ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देहरादून में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की है। इसी के साथ सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया है कि आखिरकार उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं। सीएम धामी ने तमाम जिलों के अधिकारियों से इस दौरान बातचीत की। लंबी शिकायतों को लेकर अधिकारियों की फटकार भी लगाई है। परिवहन, कृषि, ऊर्जा सहित 5 विभागों की सराहना भी मुख्यमंत्री ने की है। तो बड़ी खबर, जहां पर देहरादून में एक्शन मोड में नजर आए हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने यहां पर शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की। साथ ही उनसे पूछा है कि उनकी समस्याओं के इस दौरान निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है। जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है, उन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों की जमकर फटकार भी मुख्यमंत्री ने लगाई है। तो इस दौरान देहरादून में एक्शन मोड में नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की है और साथ ही सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया है कि आखिरकार उनकी शिकायतें इस दौरान दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं। जो मामले लंबित पड़े हुए थे, क्या वो पूरे हुए हैं, इन सभी की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। और परिवहन, कृषि, ऊर्जा सहित 5 विभागों की सराहना भी मुख्यमंत्री ने की है। तो देहरादून में एक्शन मोड में नजर आए हैं सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की है। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आप जो जल संस्थान का आपने ये पुरानी पाइपलाइन का आपने कंप्लेंट करवाया होगा ना 1905 में। जी सर। तो क्या है अभी, क्या उसमें हो गया काम, नहीं हुआ अभी? आज एक्शन साहब ने कॉल किया था मुझे जी, और ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम कर देंगे। शिकायत है इनकी यहाँ की, उत्तरकाशी की। बताइए एक्शन साहब, क्यों नहीं आपने बात करी पहले तक उपेंद्र जी से? आपके यहाँ पर और कितनी लंबित है ऐसे मामले? कितने दिन में समाधान होने के लिए आपको बताया है? मुझे सर 7 दिन के लिए कहा सर, 1 हफ्ता में करवा देंगे। 1 हफ्ते में हो जाएगा डीएम साहब? तो मैं इनको बोल दूंगा 1 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद आप। नमस्ते। नमस्ते सर। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट लिखवाई थी ना, इसमें स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से खराब है करके आपकी, ठीक हो गई कि नहीं हुई? जी सर, ठीक हो गई वो। आपने कब लिखवाया था ये? कल कॉल आई थी मेरे पास, नगर निगम से भी आई थी और आपके अधिकारी को भी आई थी। चलिए, अब आप संतुष्ट है ना? जी सर। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार धामिश सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, आपकी तो दुआ है साहब, बहुत अच्छा चल रहा है साहब आपकी तरफ से। वो हमारे घर पे, मैं पहाड़ पिथौरागढ़ से रहता हूँ सर। गांव में हर एक घर पे पानी आ रहा है, सवेरे से शाम दोनों टाइम मिलता है हमको। जल जीवन मिशन में आ रहा है, हर घर नल से जल। जी सर, बिल्कुल बराबर पानी आ रहा है सर, 2-2 घंटे आता, जरूरत से ज्यादा पानी आ रहा है सर अभी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें, देखिए मुख्यमंत्री ने खुद बैठकर इस दौरान बातचीत की है उन लोगों से जिनकी शिकायतें रही हैं, कितनी शिकायतों का समय पर निस्तारण हुआ है, नहीं हुआ है, और वहीं पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को फटकार भी मुख्यमंत्री ने लगाई है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री, हम देखते हैं कि लगातार जो सीएम हेल्पलाइन है 1905 उसकी समीक्षा बैठक करते रहते हैं और ये जानने की जरूर कोशिश करते हैं कि जो हेल्पलाइन है और लगातार जो उस पर शिकायतें आती हैं, क्या उनका निस्तारण किया जा रहा है या फिर केवल नाम के लिए जो है हेल्पलाइन दी गई है। ऐसे में जब अभी मुख्यमंत्री ने 1905 को लेकर जब बैठक करी तो ऐसे में उनको पता लगा कि 180 दिन से ज्यादा कई ऐसी शिकायतें हैं जिनको हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं और जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको निर्देशित भी मुख्यमंत्री ने किया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने खुद जो शिकायतकर्ता थे उनको फोन किया, उनसे उनकी समस्या भी जानी और उनको कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया कि अब आपका जल्द से जल्द जो ये समस्या है इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसमें एक मामला उत्तरकाशी का था जिसकी शिकायत जो है सीएम हेल्पलाइन पर डाली गई थी, लेकिन उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां के जिलाधिकारी को भी फोन किया, उनको पूछा कि आखिर ये काम कब तक होगा और उन्होंने आश्वासन
आश्वासन दिया शिकायतकर्ता को कि आपका काम जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ताओं को फोन कर रहे हैं, जिस तरीके से खुद उनकी छोटी छोटी समस्याओं का भी निस्तारण निकाल रहे हैं, चाहे वो उनके स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की बात हो, चाहे घर में पानी आने की बात हो, सड़क की बात हो, किसी भी तरीके की समस्या अगर किसी भी प्रदेशवासी को हो रही है तो मुख्यमंत्री की नजर उस पर है। और ऐसे में जो सीएम हेल्पलाइन 1905 बनाई गई है, ये इसीलिए बनाई गई है ताकि अगर कोई विभाग आपकी नहीं सुन रहा है तो आप सीएम हेल्पलाइन पर अपनी समस्या डाल सकते हैं, जिसके बाद जो अधिकारी होंगे वो इसका निस्तारण करेंगे। और समय समय पर जो मुख्यमंत्री इसकी बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद निर्देशित करते हैं, खुद फीडबैक लेते हैं और खुद जब शिकायतकर्ताओं को फोन करते हैं तो कई बार अधिकारियों की पोल खुलती हुई भी नजर आती है कि वो आश्वासन जरूर देते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब सख्त तौर पर कहा है कि किसी की भी शिकायत को ज्यादा समय अगर होता है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा आप उस पर समय जो है वो नहीं लगाएंगे। ऐसे में अब इस बार भी जो समीक्षा बैठक हुई, साफ तौर पर हिदायत जो है सीएम धामी ने दी है और जो भी अधिकारी अगर लापरवाही करता हुआ बरतता हुआ नजर आएगा उस पर जरूर धामी सरकार जो है वो एक्शन लेती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जो दफ्तरों में फाइलें पड़ी रहती हैं और इस दौरान वो धूल फाकती हैं, अब कहीं ना कहीं निस्तारण होगा। मैं वापस आपके पास में लौटूंगी, लेकिन इससे पहले हम वो इस दौरान बातचीत भी सुनवाते हैं जो मुख्यमंत्री ने की है कि आखिरकार किस तरीके से समस्याएं सुनी है लोगों की और उसके बाद फटकार लगाई है। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आप जो जल संस्थान का आपने ये पुरानी पाइपलाइन का आपने कंप्लेंट करवाया होगा ना 1905 में। जी सर। तो क्या है अभी, क्या उसमें हो गया काम, नहीं हुआ अभी? आज एक्शन साहब ने कॉल किया था मुझे जी, और ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम कर देंगे। शिकायत है इनकी यहाँ की, उत्तरकाशी की। बताइए एक्शन साहब, क्यों नहीं आपने बात करी पहले तक उपेंद्र जी से? आपके यहाँ पर और कितनी लंबित है ऐसे मामले? हाँ, कितने दिन में समाधान होने के लिए आपको बताया है? मुझे सर 7 दिन में लेकर 1 हफ्ता में करवा देंगे। 1 हफ्ते में हो जाएगा डीएम साहब? तो मैं इनको बोल दूंगा 1 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आप। नमस्ते। नमस्ते सर। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट लिखवाई थी ना, इसमें स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से खराब है करके, आपकी ठीक हो गई कि नहीं हुई? जी सर, ठीक हो गई वो। आपने कब लिखवाया था ये? कल कॉल आई थी मेरे पास, नगर निगम से भी आई थी और आपके अधिकारी को भी आई थी। चलिए, अब आप संतुष्ट है ना? जी सर। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार धामी साहब। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, आपकी दुआ है साहब, बहुत अच्छा चल रहा है साहब आपकी तरफ से। वो हमारे घर पे, मैं पहाड़ पिथौरागढ़ से रहता हूँ सर। गांव में हर एक घर पे पानी आ रहा है, सवेरे से शाम दोनों टाइम मिलता है हमको। जल जीवन मिशन में आ रहा है, हर घर नल से जल। जी सर, हाँ। बिल्कुल बराबर पानी आ रहा है सर, 2-2 घंटे आता है, जरूरत से ज्यादा पानी आ रहा है सर अभी। और हमारी सहयोगी शुभांगी लगातार हमारे साथ में बनी हुई। शुभांगी, देखिए अगर हम योजनाओं की बात करें, क्योंकि हर घर नल योजना का जिक्र भी यहाँ पर किया, उसको लेकर भी शिकायतें ग्रामीणों की रही है, यानी कि एक तरफ समस्याएं तो दूर हो रही हैं, सीधे तौर पर इससे ये भी है कि क्या जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर कितनी उतरी हैं, उन धरातल पर उतरने के बाद कितने लोगों को उसका फायदा मिल पा रहा है, यानी कि एक फोन कॉल से पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए हर घर नल की बात होती है, जल जीवन मिशन की बात होती है, कई बार बिजली कटौती की समस्याएं जो है लगातार हेल्पलाइन नंबर पर आ रही हैं और मुख्यमंत्री जब खुद इन शिकायतों को देखते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, उसके बाद खुद शिकायतकर्ताओं को फोन करते हैं और उनकी समस्याएं जानते हैं। उसके बाद ये भी पता करते हैं कि क्या उन समस्याओं का निस्तारण हुआ है, क्या जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है क्या वो धरातल पर नजर आ रही है। क्योंकि दावे जरूर किए जाते हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी जरूर किया जाता है, लेकिन कई बार फाइलें जो है पेंडिंग रहती है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता। कई बार योजनाओं का लाभ जो है धरातल पर लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे में सीएम की जो पहल है कि वो खुद शिकायतकर्ताओं से बात करते हैं और समय समय पर सीएम हेल्पलाइन की जो समीक्षा बैठकें लेते हैं, उसका ही असर है कि लगातार अब अधिकारियों के अंदर भी एक डर का माहौल जरूर पैदा हुआ है कि अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो हम पर सख्ती जो है वो करी जाएगी, हम पर कोई ना कोई कार्रवाई जो है सरकार कर सकती है। ऐसे में अब यही कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा भी कि इसी तरीके की कार्रवाई जो है की जाए, निर्देशित उनको लगातार किया जाए। और ऐसे में जब ये बैठक हुई इस बार, तो उसमें कई विभागों की मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की, चाहे वो कृषि विभाग रहा हो, ऊर्जा विभाग रहा हो या अन्य विभाग रहे हो। ऐसे में जिन विभागों में थोड़ी लापरवाही सामने आई, उनको भी फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और जिन लोगों के समस्याओं का निस्तारण लंबे समय से नहीं हुआ था, उनको खासतौर पर हिदायत दी गई है कि आप जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जिलाधिकारी हो या फिर उससे संबंधित अधिकारी हो, उनसे खुद मुख्यमंत्री फोन कर बातचीत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में सराहनीय है। और इसी तरीके से अगर जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, धरातल पर उनसे बात की जाएगी,
आएगी तो जरूर हमारा प्रदेश जो है विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बनी रही, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर आज सीएम धामी का हल्द्वानी का दौरा। दोपहर 12 बजे आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे शिष्टाचार भेंट। निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण भी यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 12 बजे आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट करेंगे। निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे आसपास का जो क्षेत्र होगा उसका भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज सीएम धामी का हल्द्वानी का दौरा और इस दौरान दोपहर 12 बजे आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। इसके अलावा आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट भी मुख्यमंत्री करेंगे। निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का हवाई निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुभांगी, आज हल्द्वानी का दौरा मुख्यमंत्री का, लेकिन इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और बांध को लेकर भी पूरे तरीके से निरीक्षण करते नजर आएंगे, यानी कि आज का उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल देखिए, आज सीएम धामी का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हल्द्वानी के दौरे पर भी रहने वाले हैं और सबसे पहले 12 बजे के करीब आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से वो शिष्टाचार भेंट करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो लंबे समय से आए हुए हैं, यहाँ पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की और आज वो वापसी कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री सबसे पहले वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार भेंट करेंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमरानी बांध परियोजना जो है वो लगातार चल रही है और उसके लिए टारगेट भी रखा गया है कि 2028 या 2029 तक इस पूरी परियोजना को पूरा करना है। निर्माणाधीन ये परियोजना जो है वो चल रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर आज हवाई निरीक्षण करते हुए पूरे काम का नजर आने वाले हैं, क्योंकि अभी वहां पर टनल का जो है निर्माण किया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि 2026 तक इसका काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद जो होगा नदी का डाइवर्जन कर वहां पर बांध की जो बाकी जो निर्माण है वो सब शुरू किया जाएगा और उसके बाद 2028 से 29 तक टारगेट रखा गया है कि इस परियोजना को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड के कई जनपदों को और साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर जैसे जगहों पर भी पानी जो है वो मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी परियोजना है और मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी वहां की जो स्थानीय जगह है, जो आसपास के लोग हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। जो आसपास की जगह है जहां पर विकास कार्य हो रहे हैं वहां का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही खासकर ये जो निर्माणाधीन जो अभी चल रहा है वहां पर काम, उसका हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें कि सोनप्रयाग सचल पार्किंग के पास में गिरी है चट्टान, बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित है, कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनप्रयाग सचल पार्किंग के पास में चट्टान गिरी है, बड़ा जानमाल का फिलहाल नुकसान हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, कोई भी जनहानि यहां पर नहीं हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि सोनप्रयाग में पार्किंग के पास में गिरी है चट्टान और यात्री सभी सुरक्षित है, किसी के भी जनहानि होने की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दे रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, यानी कि अगर इसकी चपेट में कोई आ जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर से कि आखिरकार जान बचना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में देखिए, फिलहाल यहाँ पर जिस समय पर ये लैंडस्लाइड हुई है उस समय पर यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था और यही वजह रही है कि फिलहाल किसी के जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुकी है। दीपिका, अगर बात करें, क्योंकि देखिए एक बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टला है, यानी कि लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन गनीमत रही किसी की भी जनहानि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी मानसून जो है वो आ चुका है और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है, चाहे मैदानी क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की बात करें। और इस बीच सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है चार धाम यात्रा। जिस तरीके से चार धाम यात्रा खासतौर पर केदारनाथ में श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में
जो लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर गिर रहे, लगातार घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो जान है वो खतरे में है। लेकिन इस बीच एक बड़ी तस्वीर हम देखते हैं कि सोनप्रयाग से सामने आती है, जहां पर बारिश होने के कारण चट्टान है वो चटक जाती है और जो भरभरा कर पत्थर है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि उस दौरान कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही होती है और जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की मदद करते हैं कि जहां पर है वहीं रुका रहे। अगर कोई गाड़ी वहां से गुजर रही होती है कोई श्रद्धालु, तो पूरा चांस है कि इसमें कोई जनहानि हो सकती थी। लेकिन फिलहाल बड़ा हादसा टल गया है। अगर हम बात करें केदारनाथ की, तो काफी संवेदनशील इलाका है आपदा के लिहाज से। ऐसे में जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनको सतर्क होकर जो सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है चार धाम यात्रा के दौरान। अगर उन्हें जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार अपील कर रहा है श्रद्धालुओं से कि जहां पर बारिश हो रही है वो वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े। ऐसे में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से तस्वीर जो आज सामने आई है, कुछ बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन बड़ा हादसा टल गया है और ये तस्वीरें जो है सोनप्रयाग की है। तो कहीं ना कहीं हमें यात्रा जो है वो सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। घायल बस ड्राइवर सुमित ने बताया कि आखिरकार क्या हुआ था। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और ट्रक की टक्कर लगने के बाद बस अनियंत्रित हो गई थी। बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे थे ये सभी लोग, 10 लोग बस से छिटक कर बाहर गिर गए। तो आखिरकार देखिए, बीते दिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद अब घायल बस ड्राइवर ने इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बस में टक्कर मार दी थी ट्रक ने, इसी वजह से बस जो थी अनियंत्रित हो गई और बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे सभी लोग, और जिस समय पर यह हादसा हुआ उसमें 10 लोग बस से छिटक कर बाहर गिर गए। तो रुद्रप्रयाग बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। घायल बस ड्राइवर सुमित ने बताया कि आखिरकार क्या हुआ था। मॉनसून के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 30 जून को प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में जरूरी मशीनें पहले से तैनात की जा चुकी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भूस्खलन से बंद हुई सड़कों को जल्द खोला जाए। बाढ़ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं 30 जून को, उसके लिए तैयारियां पूरी हमारी कर ली गई हैं। जनपदों को अलर्ट किया गया है और 30 तारीख को हम मॉक ड्रिल करेंगे 5 जनपदों में उत्तराखंड के, और वहाँ तैयारियों को परखेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम बाढ़ की विभिन्न प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसमें क्या गैप्स हैं, कैसे उसको पूरा किया जाए, इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और जनपदों से भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, जनपदों के पास पैसा है और उससे खरीद लें, ताकि जब भी कभी आपदा की स्थिति बनती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो बिना किसी नुकसान के, कम से कम नुकसान पे हम राहत बचाव कार्य अच्छे तरीके से कर सकें। उधर हरिद्वार पुलिस कावड़ मेले की तैयारी में जुट गई है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय में गोष्ठी हुई है, जिसमें थाना प्रभारियों और अपने अपने क्षेत्र के तैयारियों का जिम्मा यहां पर दिया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पहले बैठक लेकर दिशा निर्देश भी दिए थे। इक्कीस जुलाई से कांवड़ मेला स्टार्ट होगा, जो 23 जुलाई तक चलेगा। इसकी प्रिपरेशन के संबंध में आज मेरे द्वारा समस्त थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारियों और एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के कर्मचारियों की एक ब्रीफिंग ली गई, जिसमें किए जाने वाले कार्यों की सूची आमंत्रित की गई और जिन जिन ड्यूटी पॉइंट्स में फोर्स लगना है उनकी और क्या क्या इनको वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, जो लॉजिस्टिक आवश्यकता है उनके बारे में इनसे फीडबैक लिया गया। आगामी कांवड़ मेला हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। कांवड़ मार्ग के साथ साथ हमारा रूट डाइवर्जन प्लान और पार्किंग के लिए भी जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसकी समीक्षा की गई और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उधर हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने सुभाष नगर में नई आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया और बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ने के नोटिस पर उन्होंने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बढ़िया।
चीज़ें कानून अपने तरीके से काम करता है और कहीं कहीं पे हमारे संवेदनता से भी हमें कई चीज़ें विचार करनी होती है। मैं समझती हूँ कि प्रशासन के भी और शासन के संज्ञान में निश्चित रूप से लोगों को हो रही असुविधा का संज्ञान भी लिया जाएगा और निश्चित रूप से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून का भी पालन। देखिए, सरकार का जनभावना का संज्ञान लेना, कानून जो जनहित में ही बनाए गए हैं उसको भी संज्ञान में लेना और उसके बीच में से रास्ता निकाला जा सके उस पर भी विचार करना है। तो सरकार चौतरफा तरीके से विचार कर रही है। निश्चित रूप से कोशिश यही होगी कि सभी का सामंजस्य बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में लूट, झूठ और फूट के खिलाफ कांग्रेस से अलग न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसके लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य में संसाधनों की लूट, महिला अपराध और बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फूट डालने की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से राज्य के अंदर एक असहिष्णुता फैली हुई है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, बलात्कार के मामले में सत्ता के लोगों के नाम आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको ढकने का प्रयास किया जा रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार जो है झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। जो आज की सरकार है वो झूठ के गर्भ से पैदा हुई है और झूठ के गर्भ से पैदा हुई सरकार राज्य के लोगों को लूट रही है और उसके लिए फूट का सहारा ले रही है। ऐसी चीज़ें, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है राज्य के अंदर कि लोग अपनी समस्याओं की तरफ न देखें। उधर देहरादून में नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अभियान लगातार जारी है। मेयर सौरभ थपलियाल ने सशस्त्र धारा रोड पर भी 110 स्ट्रीट लाइट पोल और साथ ही 220 लाइट्स का उद्घाटन किया है। सड़क पर तेज रफ्तार और रात के अंधेरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विद्युत विभाग को नियमित जांच और सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बात करते जहां पर NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले की जांच में नया मोड़ आया है। ईडी ने देहरादून, रुद्रप्रयाग और काशीपुर में एक ही साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई में महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध लेन देन के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। ये घोटाला 2011 से 2016 के बीच हुआ था, जब कृषि भूमि को व्यवसायिक दिखाकर करोड़ों का मुआवजा लिया गया। पहले CBI और आयकर विभाग जाँच कर चुके हैं, अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जाँच कर रही है। खटीमा के ग्राम सुनपहर मेहरवान नगर के निवासियों ने अपनी भूमि, जो कि नेशनल हाईवे में कट चुकी है, उससे मुआवजे की मांग को लेकर खटीमा उप जिला अधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार उनसे जमीन का दान नामा लिखवाने का दबाव बना रहा है, जबकि मुआवजा चाहते हैं। SDM ने कहा कि नेशनल हाईवे अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। मामला हमारा ये है कि हम सुनपहर के निवासी हैं, सुनपहर मेहरवान नगर निवासी हैं। वहाँ नेशनल हाईवे निकल रहा है मझौला से शिकारगंज के लिए, जिसमें हम लोग की ज़मीनें आ रही हैं, जिसमें ज़मीन आने के उपरांत भी हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ठेकेदारों का कहना है कि आप दान में ज़मीन लिख के दीजिए, जबकि हमारी एस्टेट ज़मीन है, हम दान में क्यों लिख के दें। ये इसी मामले को लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन। SDM साहब कह रहे हैं कि मैं अपने स्तर से सर्वे कराता हूँ, दिखता हूँ क्या है कैसे है, तो बताएँगे। जो ग्राम है, इसके ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उनकी ज़मीनें जो है नज़ में गई हैं और उसका उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो अभी इस संबंध में NH के अधिकारियों से एक जो है वो रिपोर्ट के लिए हम मंगा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस व्यक्ति की कितनी ज़मीन गई है, कितना रकबा गया है और उनको कितना जो है वो मुआवजा अभी देना बाकी है। इसलिए स्पष्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ज़मीन है तो उनको जो भी नियमानुसार पेमेंट होता है, अगर वो अधिग्रहण की जा रही है तो डेफिनेटली किया ही जाएगा। और इस तरह का कोई दाननामा का प्रकरण अगर कोई संज्ञान में आता है तो NH के अधिकारियों को बुलाकर उनसे जो है स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि क्या ये पूर्ण प्रकरण में क्या है।
उधर पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी जिला योजना की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य, रेशम, सेवा योजन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब तक वो अनुपस्थिति का ठोस कारण नहीं देंगे तब तक उनके विभागों का योजना मद का बजट जारी नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहितकारी और प्रभावी योजनाओं पर किया जाए। की बैठक की गई जिसमें सभी विभाग उपस्थित थे। इसमें 4 विभाग उपस्थित नहीं थे, उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया गया और साथ में जब तक वो औचित्यपूर्ण अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक उनके पैसे रिलीज करने पे भी रोक लगाई गई है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे बाकी विभाग थे उसमें सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जो कुछ नवाचारी योजना है जो हमारी लोकल ज़रूरत के हिसाब से जो पब्लिक की डिमांड है लोकल लेवल पे और जो कि जल्दी से धरातल पर उतर सके और इसी साल कंप्लीट हो सके, ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता पे रखा जाए और उसका तत्काल क्रियान्वयन भी धरातल पर सुनिश्चित किया जाए। और कुछ हमारे ऐसे विभाग है जिसमें हम लोगों ने अधिक परिव्यय दिया, जैसे स्कूल एजुकेशन है, पर्यटन है, तो इन लोगों के लिए स्पेशली अलग से भी बैठक की जाएगी कि जो इनकी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से और बेहतर हो सकती हैं और उनका क्रियान्वयन भी किस तरह से बेहतर हो सकता है। उधर हेमकुंड साहिब में के अगर बात करें तो 2 अलग अलग मामलों में मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलवंत सिंह और जगदीप सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को घांगरिया से पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मार्ग पर घांगरिया में हम लोगों को थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादी जो बलवंत सिंह थे फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दूसरे यात्रियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उसमें जो एक्यूज्ड है जग्गा सिंह, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 109 BNS के अंतर्गत और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और कल जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य प्रकरण में वादी जगदीप सिंह के द्वारा भी बताया गया कि कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उसमें भी जो मुख्य अभियुक्त है गुरप्रीत, जो मोहाली पंजाब के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है और उन्हें भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।